दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कैबिनेट स्तर के 2 मंत्री, स्टेट लेवल के 1 मिनिस्टर, सेक्रेटरी लेवल के 2 अधिकारी और दर्जन भर नौकरशाह 4.5 घंटे तक जिन बातों का जिक्र करते रहे, जो तर्क गढ़ते रहे, उसका मजमून सिर्फ इतना था कि जो कानून है उसमें चंद पैबंद लगाए जा सकते हैं और पैबंद की संख्या है 5। यानी जो मंडी को लेकर सवाल थे, जो एमएसपी को लेकर सवाल है, जो किसान की बिगड़ती हुई परिस्थितियों को संभालने की बात है, जो शायद कॉरपोरेट की गुलामी ना करने की परिस्थितियां हैं, आंखें मूंद कर उस दिशा से सिर्फ और सिर्फ इसी बात का जिक्र हो रहा था कि हम आपके अनुकूल हैं, आपका हित चाहते हैं और सिर्फ हम किसानों के ही हित को चाहते रहे हैं। यह एक अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं, क्योंकि किसान को इस बात का एहसास हो चला है कि लुटियंस की दिल्ली को शायद खेत खलियान रास नहीं आते हैं। उसने उन जमीन को देखा ही नहीं है जिस जमीन पर खेती होती है, लेकिन संयोग से जो 40 नेताओं की एक लंबी कतार किसानों की थी, उनके पास इस सरकार का शायद हर कच्चा चिट्ठा मौजूद है। इसीलिए वह उस उम्मीद और भरोसे की दिशा में जाना ही नहीं चाहते थे जिसको संशोधन के तौर पर कानून पर चंद पैबंद लगाने की दृष्टि से नौकरशाह तर्क दे रहे थे। मंत्री लगातार भाषण देने के मूड में थे और ऐसे स्थिति में महात्मा गांधी ने कहा था, मौन से बड़ा हथियार कुछ भी नहीं होता है। तो नेताओं ने मौन धारण कर लिया और कागज में लिख दिया, हां या नहीं, सिर्फ यही बता दो हमें, मंजूर है या नहीं मंजूर है। हम अपने रास्ते चल पड़ेंगे, संघर्ष करना हमारी नियति है, चाहे वो खेत खलियान हो या फिर लुटियंस की दिल्ली के ऊपर रेंगती और चमचमाती सड़क को रौंदने की स्थिति क्यों ना आ जाए। हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। दरअसल लुटियंस की दिल्ली को किसानों के भीतर के दर्द का एहसास नहीं है। वह कुछ गंवाती नहीं है, सिर्फ पाना चाहती है। और आज जो तर्क दिए जा रहे थे नौकरशाहों की तरफ से और मंत्री की तरफ से, इस बात के खुले संकेत थे सरकार इस बात की दिशा में सोच रही है कि शायद ये देश भर के किसान नहीं है, ये हथेली में समाने वाले किसान हैं। इनको आहे गाहे बगाहे इनको यहां से खदेड़ दिया जाएगा या फिर ये टूट जाएंगे, ये बिखर जाएंगे, लौट जाएंगे। इनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी नहीं है कि एक लंबे वक्त तक ये टिके रह सकें, क्योंकि प्रांत दर प्रांत हमें तो जीत मिलती है, तो इसका मतलब है कि हमारा मॉडल हर किसी को पसंद है। तो हमें लगता है कि आज जरा समझने की कोशिश की जाए कि आखिर किसानों के दिल में सरकार को लेकर जो सवाल हैं, वो सवाल बड़े साफ और स्पष्ट हैं। किसानों की खुदकुशी पंजाब में भी नहीं रुकी हुई है। किसानों के साथ मंडी में भी न्याय नहीं हो पाता है। किसान जिस भी कॉरपोरेट को माल बेचेगा, वहां से उसको क्यों नहीं आस है कि उससे वाजिब कीमत भी मिल पाएगी। जो लागत है वह भी नहीं मिल पा रही है। तो जाहिर है होते होते एक लंबे संघर्ष के बाद किसानों के पास एक ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जब तक एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस देश की फसल को सरकार ने खरीदने की व्यवस्था अगर नहीं की, तो फिर किसान अपने घर में कौन सा मुंह दिखाएगा और किस लड़ाई को लड़ने के बाद वह अपने पिंड, अपने गांव, अपने घर लौट पाएगा। शायद इसीलिए किसी भी नेता से बात कहिए, वो तो यह मानकर चल रहा है कि हम तो कफन बांध कर निकले हैं, या तो जीत कर लौटेंगे या फिर हमारी लाश जाएगी। इतना कठोर किसान क्यों हो गया और उसके पीछे वो कौन सी परिस्थिति है? किसान को जानकारी है कि सरकार के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है जिससे वह इस देश की इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। 2015-16 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब की इकोनॉमी और आज की इकोनॉमी में बड़ा अंतर आ गया है। उस वक्त सरकार के पास एमएसपी का भी पैसा रहा होगा और एमएसपी और सब्सिडी जो होती है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार बांटती है, लगभग आधे आधे स्थिति में आती है। लेकिन मौजूदा वक्त में जब टैक्स का पैसा भी दे पाने की स्थिति में केंद्र सरकार राज्यों को नहीं है, तो फिर राज्य भी एमएसपी पर कैसे चावल और गेहूं या फिर दूसरे अनाज को खरीदेंगे। यह संकट होना है आने वाले वक्त में। किसानों को इस बात का खूब एहसास है। सरकार को इस बात का एहसास नहीं है कि दरअसल किसान एक तरफ खाई और कुएं की परिस्थिति के साथ दिल्ली पहुंचा है और केंद्र सरकार मानकर चल रही है कि वह कमीशन से सरकार चलाए,
वह सब्सिडी कट कर दे, वो कॉरपोरेट के हाथ में खेती थमाकर उसके जरिए जो पूंजी मिलेगी उसके जरिए इस देश को चलाना सीख ले। यह एक असंभव सी परिस्थिति है जिसमें राज्य कैसे फेल होते हैं और संघर्ष उस देश की जरूरत बन जाती है। शायद आज की बैठक इसी बात का मजमून है कि आंदोलन और संघर्ष इस देश की जरूरत धीरे धीरे बना दी जा रही है, क्योंकि सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बच पा रहा है इस देश की आर्थिक परिस्थितियों को कैसे पटरी पर लाएं। और उन्हीं आर्थिक परिस्थितियों से इस देश की इंडस्ट्री भी जुड़ी हुई है और एग्रीकल्चर भी जुड़ा हुआ है और सर्विस सेक्टर भी जुड़ा हुआ है और बैंकिंग सर्विस भी जुड़ी हुई है। सारी चीजें अगर डामाडोल है तो किसान कैसे भरोसा करे, किन बात पे भरोसा करे? अगर वो अडिग है कि एमएसपी, तो इसका मतलब यह है वह मानकर चल रहा है कम से कम लागत तो मिल जाए, अन्यथा लागत से कम में तो वो कंगाल दर कंगाल होते चला जाएगा। और आने वाले वक्त में उनके अपने घर वाले कहेंगे, जब आप लड़ाई लड़ने गए थे 2020 के दिसंबर के महीने में तो आप नायक बनकर गए थे, लेकिन लौटे हैं तो आप इस देश के लिए और किसानों के लिए खलनायक हो गए हैं। किसान खलनायक अपने ही घर, अपने ही गांव, अपने ही पिंड में नहीं बनना चाहता है, जिसका उसको एहसास है कि 1-2 बरस के भीतर स्थिति और तो नहीं बिगड़ जाएगी। इसीलिए उसे पैबंद मजबूर नहीं है। किसान लगातार चीजों को खो रहा है। इस आंदोलन के भीतर भी 6 किसानों की मौत हो चली है। किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को बीमारी से मर गया, कोई सड़क पर था तो एक्सीडेंट हो गया। उनके नामों की फहरिस्त देखिए: लखवीर सिंह, गुरजंत सिंह, धन्ना सिंह, जनक सिंह, गजन सिंह, बलजिंदर सिंह। इनकी मौत इस आंदोलन के भीतर हुई है। क्या उसका दर्द किसानों के भीतर नहीं होगा? और ऐसा भी नहीं है कि पंजाब का किसान इतना खुशहाल है कि वह खुदकुशी नहीं करता है। खुद सरकार के आंकड़े वहां की परिस्थिति बतलाते हैं। जरा ये सुनिए, पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के आंकड़े बताते हैं 2015-16, हम इस सरकार के आने के बाद का जिक्र कर रहे हैं, 674 किसान और मजदूरों ने खुदकुशी की। 16-17 में 498 किसान मजदूरों ने खुदकुशी की। 2017-18 में 824 किसान मजदूरों ने खुदकुशी की। 2018-19 में 532 किसान मजदूरों ने खुदकुशी की। 2019-20 में 632 किसानों ने खुदकुशी की। यानी इन 5 बरस के भीतर की परिस्थिति को देखिएगा तो आपकी हथेली में लगभग 3160 किसानों की खुदकुशी लिखी होगी। क्यों खुदकुशी की उन्होंने? कोई कर्ज में डूबा हुआ था, कहीं फसल बर्बाद हो गई थी, कहीं परिस्थिति इतनी नाजुक हो गई तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, उसने खुदकुशी कर ली। यानी हर दिन 1.7 यानी 1 हफ्ते के भीतर 9 किसानों की खुदकुशी हो रही है। और यह बकायदा भारतीय किसान यूनियन के जरिए जो डाटा दिया गया हो या एनसीआरबी के जरिए जो डाटा दिया गया हो, यह एक परिस्थिति बताती है। क्या किसान को इस बात का एहसास नहीं है कि आने वाले वक्त में उसकी मुसीबत और बढ़ने वाली है? तो फिर तो खुदकुशी करने वालों की कतार बढ़ जाएगी और आर्थिक परिस्थितियां और नाजुक होती चली जाएगी। और जब बैंक कल तक कर्ज देते थे, आज की तारीख में बैंक भी किसानों को कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ वो एमएसएमई को कर्ज देते हैं। क्या किसानों को इस बात का एहसास नहीं है? और इस बात का उसको एहसास नहीं है कि जिस सब्सिडी को लेकर सरकार शोर मचाती है, उस सब्सिडी की कीमत इस देश के भीतर में जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और इंडस्ट्रियलिस्टों ने बैंकों से जनता का पैसा लेके कर्ज ले लिया, वो नहीं लौटाया, उसको राइट ऑफ उससे 3 गुना ज्यादा सरकार ने इस दौर में किया। क्या इसका एहसास नहीं है? आंकड़े जरा समझ लीजिए। जो सब्सिडी और बाकी चीजों का जिक्र होता है, हमें लगता है जो सरकार समझे ना समझे, लेकिन किसान जानता है। इस देश के भीतर में लगभग बीते 5 बरस में 6 लाख करोड़ से ज्यादा रिटर्न ऑफ बैंकों का किया गया है। छुपा हुआ नहीं है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा एनपीए हो गया है, कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जो सब्सिडी दी जाती है किसानों को, वह अलग अलग मद में अपने अपने तरीके से जो दी जाती है, उसका सच भी देख लीजिए। और इसके साथ किसानों को कैसे ठगा जाता है या किसानी के नाम पर इस देश में बजट के पैसे से भी कैसी लूट होती है, यह भी आज देख लीजिए, जिसका एहसास किसानों को है। और यह सब कल तक होती थी, आज तो स्थिति और नाजुक हो गई है। तो एमएसपी भी अगर आप नहीं मानिएगा और उसको कानून में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा, तो फिर पैसा किसान के पास आएगा कहां से? अपनी ही फसल की कीमत उसको अगर नहीं मिलेगी, उसकी जिंदगी चलेगी कैसे? इस बात का एहसास लोटियंस की दिल्ली या 7 RCR या नाम बदल दिया गया 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया, उसको शायद नहीं है। क्योंकि जो सब्सिडी की परिस्थिति है, किसान की कमाई जो होती है और सब्सिडी की परिस्थिति, हमको लगता है दोनों को जोड़िए
और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कुल मिलाकर सरकार सब्सिडी 2,35,500 करोड़ केंद्र और राज्य दोनों मिला के देते हैं सब्सिडी, जिसका बहुत ढोल पीटा जाता है। कुछ राज्यों के हिस्से में आता है, कुछ केंद्र के हिस्से में आता है। राज्यों की स्थिति रहती है कि 1,15,000 करोड़ रुपया राज्यों को सब्सिडी देनी पड़ती है, 1,20,000 करोड़ रुपया सेंटर को सब्सिडी देनी पड़ती है। जैसे खाद की सब्सिडी सरकार देती है, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार देती है 70,000 रुपए। जो क्रेडिट दिया जाता है 20,000 करोड़ का, वो केंद्र सरकार देती है। जो फसल बीमा ये बट जाता है दोनों में आधा आधा, 6,500 करोड़ रुपए एक साल का फसल बीमा का सरकार कहती है हम देंगे। और जो प्राइस सपोर्ट है उसमें लगभग 24,000 करोड़, यानी जिस बात का जिक्र है कि जो कीमत सरकार बढ़ाती है हर बरस, उसके जरिए लगभग 24 से 25,000 करोड़ रुपए का बोझ उस पर पड़ता है। सब मिला दीजिएगा तो केंद्र सरकार को 1,20,000 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। कॉरपोरेट का पैसा 1,20,000 करोड़ रुपए कितने इंडस्ट्रियलिस्ट पचा गए, खा गए, कौन किसने ले लिया, उससे कई गुना ज्यादा ले लिया, कोई डाटा नहीं है। लेकिन सरकार इसको भी अब देने की स्थिति में नहीं आना चाहती है। स्टेट के हिस्से में क्या आता है? जो बिजली पर सब्सिडी दी जाती है वो तकरीबन 91,000 करोड़, 91,000 करोड़ रुपया लगभग आता है इस पे। फिर सिंचाई पर लगभग 17,500 करोड़ रुपए और फसल बीमा पर आधा आधा बढ़ता है। कुल मिला के फसल बीमा जो होता है वो 13,000 करोड़ का है, 6,500 करोड़ रुपए केंद्र देती है, तो 6,500 करोड़ रुपए स्टेट देता है। यह लगभग 1,15,000 करोड़ का, यह सेंटर और स्टेट के बीच का खेल है। अब स्थिति यह आ गई है कि राज्यों के पास पैसा नहीं है तो वो सब्सिडी कैसे देंगे? सरकार के ये कानून स्टेट को बचाएंगे, सरकार के ये कानून केंद्र सरकार के खजाने में से पैसा किसानों को ना दिया जाए उस दिशा में बढ़ेगा। और जो कर्ज माफी होती है वो तकरीबन 1,22,000 करोड़ की स्टेट ने माफ किया है। स्टेट के बजट का वो हिस्सा है जो देश भर के अलग अलग राज्यों ने माफ किया है। वह भी अब इस स्थिति में कोई स्टेट नहीं है कि वो आने वाले वक्त में किसी तरह की कर्ज माफी कर सके। यानी एग्रीकल्चर को लेकर सारे दरवाजे बंद कीजिए, ऐसे कानून लेकर आइए और उस कानून के जरिए कॉरपोरेट को आगे कीजिए, उसकी पैसे को आगे कीजिए, उसको लूट की हिस्सेदारी में बड़ा सहयोग दे दीजिए, उसको लीगलाइज्ड कर दीजिए। और ऐसा नहीं होता है कि जो बिचौलियों का पैसा था, जो सरकार अपने तौर पर परिभाषा गढ़ रही है कि आड़ती बैठे हुए थे मंडी में और वो जो पैसा ले जाते थे वो पैसा किसानों को मिल जाएगा, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है। दुनिया से मतलब अमेरिका में भी नहीं होता है, यूरोप में भी नहीं होता है। वॉलमार्ट तो बहुत पहले आ गया, या दुनिया भर की जो टॉप मोस्ट कंपनीज है, क्या वह पैसा जो बिचौलियों का पैसा था वो किसानों को मिलता है? जी नहीं। दुनिया भर में एग्रीकल्चर को सब्सिडी दी जाती है। क्यों दी जाती है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तरफ उस पैसे को शिफ्ट कर दिया जाता है कॉरपोरेट के हाथ में, जिससे वह उन चीजों में पैसा लगाए महाराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिससे मैक्सिमम कमाई हो सके और देश के खजाने में पैसा कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों का आ सके। उन्हें पता है कि एग्रीकल्चर से जो पैसा आएगा उसको वो खपा पाने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे, वो पैसा आएगा ही नहीं। लेकिन बावजूद इसके एग्रीकल्चर से भारत जैसे देश में जहां 60% लोग जुड़े हुए हैं, और 60% का मतलब होता है इस देश में लगभग 80 करोड़ लोग, और अगर सरकार एमएसपी को कानून के तौर पर लागू कर देती है तो इसका मतलब है कि जो फसल होगी वह एमएसपी की कीमत पर बढ़ेगी और उसका बोझ जो सरकार पर पड़ेगा वो कमोवेश 2 लाख करोड़ का पड़ेगा। 2 लाख करोड़ का बोझ को इतना भारी बोझ मान लिया है, जानते समझते हुए कि 2 लाख करोड़ रुपए कमोवेश हर साल इस देश के भीतर में एनपीए 2014 से बढ़ा है। 2014 में 2,37,000 करोड़ का एनपीए था जो बैंकों से कर्ज लिया गया, वो बढ़ते 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 16 लाख करोड़ से ज्यादा हो चला। उसमें से 6 लाख करोड़ माफ कर दिया गया। 10 लाख करोड़ का डाटा अभी भी बैंकों के सामने है। इसका मतलब है वो पल्ला झाड़ना चाहती है। किसानों को इस बात का बिल्कुल एहसास है, वो इस बात को समझ रहे हैं। और जब एमएसपी का जिक्र सरकार ये कहती है कि हम आश्वासन देते हैं आपको कि एमएसपी पर कुछ नहीं होगा, जैसे पहले था वैसे ही चीजें बरकरार रहेगी, यह भी किसानों के हक में क्यों नहीं है?
इसलिए नहीं है क्योंकि किसान इस बात को जान समझ रहे हैं कि एमएसपी अगर कागज पे सिर्फ लिख दिया जाए, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। आज की तारीख में धान की कीमत जो है वो 1868 रुपए है प्रति क्विंटल। आपको जान के हैरत होगी, इस देश के भीतर में जब आप औसत निकालेंगे धान प्रति क्विंटल कितना बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, तो वो आपको 1000 के लगभग में एवरेज आएगा। हरियाणा और पंजाब के किसान के अलावे देश भर के किसानों के जरिए भी धान की कीमत को उसमें बिहार जैसी जगह में 900 रुपए क्विंटल देना पड़ रहा है, मध्य प्रदेश में देना पड़ रहा है, 1100 से ज्यादा कहीं आ नहीं पा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1200 के लगभग आता है। एमएसपी तो 868 का है और ये एमएसपी जो था 2011-12 में 1000 और 1100 के बीच में था, यानी 10 साल पहले की एमएसपी आज खुले बाजार में उतने में अनाज बेचना पड़ रहा है। गेहूं 1975 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन आपको जानकर होगा एवरेज निकालिएगा तो यह भी 1100 प्रति क्विंटल पर खुले बाजार में बिक रहा है। और 1120 रुपए 2010-11 में, यानी 10 साल पहले एमएसपी था। अब बढ़ाया गया तो बढ़ाया कागज पे जाता है, फायदा नहीं होता है। ज्वार 2600 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन आज की तारीख में यह 800 से 900 रुपए से ज्यादा नहीं बिक रहा है। आपको जानकर हैरत होगी यह भी 10 साल पहले 2010-11 में एमएसपी जो था वो 880 रुपए था। तो 10 साल पहले का एमएसपी 10 साल बाद लागू है ओपन मार्केट में, तो एमएसपी को कानून बनाने से क्यों कतराते हैं? और हर बरस जो एमएसपी आप बढ़ाते हैं 50 रुपए 100 रुपए, इस बढ़ाने का कोई मतलब क्यों नहीं है? बाजरा 2150 रुपए एमएसपी है प्रति क्विंटल, लेकिन बाजार में जाइएगा तो 800 से 900 रुपए बिक रहा है। यह भी 880 रुपए 2010-11 में था, 10 साल पहले था। तो 10 साल पहले किसान जाकर अपने सामान को बेच रहा है, जबकि लागत इन 10 बरस में लगभग 55% औसत बढ़ा है और कुछ जगहों पर यह लागत 110% तक बढ़ी है। डीजल का महंगा होना तमाम चीजों पर, जो यूरिया की स्थिति आ गई, जो बीज की स्थिति आ गई, जो मजदूरी की स्थिति आ गई, वो सारी चीजें बढ़ी हैं। इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ा, यानी महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी है कि मजदूरी भी महंगी हो गई इस दौर में। मूंग की दाल आज 7196 रुपए कौन देता है प्रति क्विंटल? किसी भी देश के हिस्से में चले जाइए, आपको 4000 से ज्यादा प्रति क्विंटल मिलेगा ही नहीं मूंग, अगर आप ओपन मार्केट में थोक में खरीद रहे हैं किसान से तो। और ये 3170 से 4000 के बीच में, यही 2010 से 2012 के बीच में यही कीमत थी। इसका मतलब है कि किसानों की एमएसपी जो है इस देश में मजाक बना दी गई। उस एमएसपी के जरिए जो बजट बनाए जाते हैं, उस बजट का सच भी आज जान लीजिए, क्योंकि इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है। हम जब इन डाटा को देख रहे थे तो चौंक गए कि इस देश के भीतर में बजट के जरिए भी क्या लूट हो सकती है। और यह लूट का मतलब क्या है, जरा यह भी समझिएगा। इस देश में सिंचाई को लेकर हर सरकार बेचैन रहती है, लेकिन 2000 पिछले 20 बरस का हम आपको आंकड़ा बतला दें, 2000 से लेकर 2020 तक के बीच में सिंचाई जो है सिर्फ 1.5% बढ़ पाया है। यानी सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वो सिर्फ 1.5% किया है। और कितने कितने पैसे हर बजट में दिए गए, हम एवरेज आपको बताते हैं। जिस समय वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय लगभग 2003-4 में 2800 करोड़ रुपए, मनमोहन सिंह आए 4800 करोड़ रुपए, 2005-6 में, 2006-7 में ये और बढ़ा, 2008-9 में बढ़ते बढ़ते ये 20,000 करोड़ सिंचाई के लिए दिए जाने लगा, 2009-10 में ये और बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए हो गया। मौजूदा सरकार ने बड़े ट्विस्ट किए हैं, बड़े खेल खेले हैं, और मेरे ख्याल से किसान अब इस बात को जान गए हैं कि दरअसल ये क्यों बहकाना चाहते हैं और पैसे को इन्होंने कैसे डाइवर्ट किया है, बहलाया। हम उस पर आए उससे पहले सोचिए, एक तो सिंचाई के नाम पर इतने पैसे की लूट क्यों हुई। दूसरी स्थिति है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो ग्रामीण विकास की स्थिति है, उसको देखिए कैसे खिलवाड़ किया गया। विकास की परिस्थिति में ग्रामीण विकास को लेकर जो पैसा खर्च किया गया 2005-6 में 100 करोड़ था, 2006-7 में यह 7301 करोड़ हो गया, 2007-8 में ये बढ़ते बढ़ते 12 करोड़ हो गया, और 2015-16, 14-15 में जब मोदी सरकार आई तो इन्होंने 30,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर दिए। लेकिन इस पैसे को अगर सिलसिलेवार तरीके से जोड़िएगा तो इतने पैसे में तो इस देश के 6.5 लाख गांवों के वारे न्यारे हो जाते, चाहे वो सिंचाई पर जो पैसा हो, चाहे वो ग्रामीण विकास पर जो पैसा हो, या फिर जो हॉर्टिकल्चर का जो सपना पाला गया था 5-6 में कि हम लोग 10-11 तक डबल कर देंगे,
डबल वोवल कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पैसे खर्च हुए। 2005-6 में 6,800 करोड़ दिया गया, फिर 750 करोड़ दिया गया, फिर 900 करोड़ रुपए, यह भी बढ़ते जा रहा है। बजट दर बजट बढ़ते चला जाता है। एक वक्त तो फ्लड रोकने के लिए भी पैसा बजट का हिस्सा था। 2005-6 में 30 करोड़ दिया गया, 2005-6 में 180 करोड़ दिया गया, इसी तरीके से बढ़ते चला जाता है। लेकिन स्थितियां जस की तस है। बीते दिनों बिहार में लगभग 17 जिले कैसे डूबे थे, उसके लिए भी पैसा बनाया गया, लेकिन वह भी नहीं। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर को बेहतर करना है, इसकी शुरुआत हुई रिसर्च को लेकर। 2004-5 में सिर्फ 50 करोड़ रुपए रिसर्च पे थे, वह रिसर्च बढ़ते बढ़ते 1,000 करोड़ को पार कर गया। लेकिन रिसर्च क्या हुआ? क्योंकि हम जिन किसानों का जिक्र आज आपसे कर रहे हैं, वह न्यूनतम की लड़ाई लड़ रहा है। अब इसके समानांतर आइए कि इस दौर में जब 2020-21 का बजट आया, उसमें पहली ही लाइन थी 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। और दुगनी कैसे होगी, उसके बाद इन 3 कानूनों का जिक्र था, जिसमें आज पैबंद लगाने का जिक्र सरकार कर रही थी और किसान की सहमति नहीं थी। आप इसको वापस ले लीजिए। सरकार 3 कानूनों को बजट, जब आप इसी बार का बजट पढ़िएगा, जो फरवरी का बजट है, शुरुआत ही इससे होती है, इन 3 कानूनों से और किसानों की आय दुगनी कर देने से। कैसे कर देंगे नहीं पता है, लेकिन उस बजट के भीतर जब झांकिएगा, कल्पना कीजिए, सोलर पंप का जिक्र है 20 लाख करोड़ का, किसान रेल का जिक्र है, कृषि उड़ान का, हवाई जहाज भी का जिक्र भी है कि कृषि उड़ान को कैसे जोड़ा जाएगा, 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट का जिक्र है, जैविक खेती का जिक्र है, पता नहीं क्या क्या जिक्र है। और उन पैसे के जरिए इंश्योरेंस का जिक्र है, जो बीमा कंपनियों को कैसे कमाई होती है, इसका जिक्र हम लगातार करते चलेंगे। इसका मतलब है कि किसानी के नाम पर लूट जो है बजट के जरिए सरकारों ने की है। मौजूदा सरकार ने तो नए तरीके के सपने दिखा दिए, जहां उसने कृषि उड़ान तक की बात कर दी। बात यही नहीं थमती है, क्योंकि इसके भीतर का एक अनूठा सच ये है कि सरकार जब सब्सिडी का जिक्र करती है, और जो किसान सम्मान निधि कहती है हम 75,000 करोड़ रुपए देते हैं, सरकार ने 5 चीजों पर सब्सिडी का जिक्र किया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, फूड सिक्योरिटी मिशन, एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके साथ नेशनल हॉर्टिकल्चर, और इसके साथ ग्रीन रेवोल्यूशन का जिक्र भी किया है। यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें जो राज्य समाएंगे, उसमें बिहार भी है, उसमें पश्चिम बंगाल भी है, उसमें झारखंड भी है, उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश भी है। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए भी पैसा निकाला गया। और आपको जानकर यह हैरत होगी कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन के पैरेलल में जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, वो पंजाब का इलाका था, हरियाणा का इलाका था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका था। वहीं के किसान आज दिल्ली के दरवाजे पर बैठकर अपने हक की बात कर रहे हैं, और पिछले 3 साल से सेकंड ग्रैंड रेवोल्यूशन का सपना संजोया जा रहा है। और यह कहकर संजोया जा रहा है, और उसके लिए बजट दिया जा रहा है कि यहां पर नई क्रांति, जो नई सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो होगी, उसके जरिए किसानों की आय जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। जो पहला रेवोल्यूशन हुआ, वहां किसानों की आय नीचे जा रही है, वहां खुदकुशी शुरू हो गई। जो पंजाब में खुदकुशी होती नहीं थी, उसका डाटा हमने बताया, एवरेज 632 लोग खुदकुशी करते हैं, उसमें मजदूर भी है, उसमें किसान खुद भी शामिल है। उस फेरिस्त में भी अगर ऐसी परिस्थिति आ गई है, तो इसका मतलब है कि आप सारी चीजें एक फेक क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आप फेक क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर जिन बातों का जिक्र हो रहा है, उसमें मंडी सिस्टम को आप संशोधित करके लाना चाहते हैं। एमएसपी पे एक भरोसा और उम्मीद सिर्फ दिलाना चाहते हैं। जो कानून है उसमें जो पैबंद लगाने का जिक्र है, उसके पैरेलल में आप पराली का जिक्र करने लगते हैं। उसके बाद आप बिजली की रियायत की बात करने लगते हैं। इन तमाम चीज़ों का जिक्र करते करते जो बेसिक लाइन इस देश के भीतर के किसानों की है, जो लागत लग रहा है, उसकी गारंटी तो ले लो कि इतनी लागत लगेगी। और लागत कितनी लगती है, चाहे वो 1 एकड़ में हो या 1 हेक्टेयर में हो, या 100 एकड़ में हो या 100 हेक्टेयर में हो, ये एवरेज निकालने के लिए इन ब्यूरोक्रेट से, जो आज विज्ञान भवन में मौजूद थे, उनसे पूछा जाना चाहिए, आप लागत तो बताइए। जिस कीमत पे डीजल मिलती है, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था है नहीं, तो पानी जमीन से निकालना पड़ता है, मोटर चलानी पड़ती है। और उसके बाद जो बिजली जलाई जाती है, बिजली में भी आप रियायत देने को स्टेट अब तैयार नहीं है। वह भी कह रहा है कि मुश्किल हो रही है, पैसा कैसे देंगे, उसको माफ, कर्ज हमारा लगातार बढ़ रहा है, उसकी रियायत देने की स्थिति में आप नहीं आ पा रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि आपको लागत भी पता नहीं है। इस देश का किसान सरकार से सिर्फ 3 सवाल कर दे। एक सवाल, जो लागत लगती है वो लागत भी दे पाने की स्थिति में क्या एमएसपी फिट बैठती है?
और अगर एमएसपी फिट बैठती है तो लागत दे दीजिए। और अगर जो लागत के साथ जो बाकी सारी फसलों को जो आपने बना कर रखा है कि 23 फसल को इस देश के भीतर में एफसीआई खरीदेगा, यानी सरकार खरीदेगी, 23 फसल में से सिर्फ आप 2 फसल खरीदते हैं, सिर्फ गेहूं और चावल खरीदते हैं, आलू को क्यों नहीं जोड़ते हैं, प्याज को क्यों नहीं जोड़ते हैं, या फिर बाकी जो दाल है उसको भी क्यों नहीं जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते हैं आप। इसका मतलब है कि इस देश के भीतर में किसान कोई भी उपज को उपजा ले, वह बाजार तय करेगा जो पैसा देने की स्थिति में आएगा। क्योंकि जब आपके पास 2 जून की रोटी नहीं होगी, जब आपके पास बच्चों को देने के लिए फीस नहीं होगी, जब आपके पास घर के भीतर शादी के लिए पैसे नहीं होंगे कि 2 जोड़ी में बेटी को विदा कर दें, ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाएगी तो जिसके पास पैसा होगा उसी के पास आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा। लेकिन इस देश को अगर कलेक्टिव वे में देखिए, यानी एक साथ देखिए, जो किसानों ने पहली बार एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में ला दी है कि हमको आप कलेक्टिव वे में देखिए। वहीं से यह सवाल शुरू दूसरा होता है कि क्या इस सरकार ने ऐसी कोई योजना बीते 6 बरस में बनाई है जिसमें वो सफल हो गई हो? चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र, चाहे इस देश में सड़कों को ही लेकर क्यों ना हो। सड़कें भी आपने टोल से जोड़ दी। टोल में जो पैसा दिया जाता है वहां पर इतना ज्यादा पैसा, मसलन दिल्ली से आप आगरा जाते हैं तो जो टोल में पैसा लिया जाता है 600 रुपए से ज्यादा, उतने में तो डीजल भरवाकर आदमी दूसरी सड़क से आगरा पहुंच जाएगा। क्यों भराएगा? तो आपको बनाने का मतलब है आप धीरे धीरे इस देश को सिर्फ पैसे वालों के लिए बना रहे हैं। पैसे वाले इस देश को चलाएं, पैसों वालों के लिए देश बने। टैक्स पेयर जो मिडिल क्लास है उसके लिए तबाही है इसके बाद, क्योंकि कीमत तय उस लिहाज से होगी जहां मैक्सिमम प्रॉफिट कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रीज जो इसमें घुसेंगे उनको मिल पाएगा। गोडाउंस की इजाजत आपने दे ही दी है, कोई भी उसमें कितना भी माल रख सकता है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कोई लागू नहीं होगा। अमेरिका तक में ऐसी स्थिति नहीं है कि जहां पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत हो। आलू प्याज आज की तारीख में जितना महंगा बाजार में बिक रहा है, किसानों को क्या मिला? उसका क्या 10% भी वो उनको मिल पाया है? नहीं मिल पाया है। तो किसान को लेकर सरकार की फिक्र नहीं है, या फिर लुटियंस के दिल्ली को किसानी का एहसास ही नहीं है। सिर्फ ये कहने की बात है कि हम भी किसान परिवार से आते हैं। पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए 349 सांसदों ने लिख कर दिया है हलफनामे में अपने, जो चुनाव लड़ रहे थे, कि हम किसान परिवार से आते हैं और किसानी से जुड़े हुए हैं। कल्पना कर रहे हैं इस पार्लियामेंट के भीतर में 349 सांसद अगर किसानी से जुड़े हुए हैं और इस देश का किसान अगर सड़क पर आंदोलन कर रहा है तो वह वहां से क्यों आवाज नहीं निकाल पा रहे हैं? उन्हें किस बात का डर है? सवाल यह नहीं है कि आंदोलन पॉलिटिकल होगा, यानी सवाल अब इस देश का है, क्योंकि सारी चीजें अगर फेल हो रही है और एग्रीकल्चर भी अगर फेल कर गया, या फिर एग्रीकल्चर की इकोनॉमी से ही आप लाभ कमाना चाहते हैं, तो फिर इस देश का बंटाधार आप कर रहे हैं। शायद इसीलिए एक आखिरी बात, दुनिया में भारत अव्वल नंबर पर आता है जहां हायर एजुकेशन हासिल करने वाले बच्चे माइग्रेंट के तौर पर, जो प्रवासी होते हैं, उस तौर पर है। आप कल्पना कर सकते हैं हम अपने देश के पढ़े लिखे बच्चों को भी अपने देश में रख पाने की स्थिति में नहीं है। भारत का नंबर अव्वल है। 31,20,000 इंडियन माइग्रेंट्स हैं, हाईली एजुकेटेड माइग्रेंट्स इनको कहा जाता है। 31,20,000 और माइग्रेंट्स हायर एजुकेशन से जुड़ जाए तो वह उस देश की इकोनॉमी को ठीक कर सकता है। यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो या एमआईटी हो या कैम्ब्रिज हो, दुनिया भर में आप स्टडी कर लीजिए क्यों एजुकेशन की जरूरत है और उसके जरिए इकोनॉमी को कैसे ठीक किया जा सकता है। यह पूरी दुनिया में माना जाता है, भारत में नहीं माना जाता है। आप कहेंगे चाइना के कितने बच्चे बाहर हैं? चाइना के 22,50,000 बच्चे हैं बाहर, लेकिन वह बार बार अपने देश में लौटते हैं, उनको बुलाया जाता है और उसके जरिए फिर वो बाहर जाते हैं। लेकिन माइग्रेंट्स हायर एजुकेशन 31,20,000 भारत के। तीसरे नंबर पर फिलीपींस आता है, 18,90,000, जहां की इकोनॉमी डामाडोल हो गई। ब्रिटेन के लोग 17 लाख बच्चे हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले, लेकिन भारत के 31 लाख बच्चों को आप अपने यहां नहीं रख पा रहे हैं। और 31,20,000 बच्चे जो हम जब आपसे हाईली एजुकेटेड माइग्रेंट का जिक्र कर रहे हैं तो आपको जानकर हैरत होगा कि दुनिया के लगभग 95 कंट्रीज में ये अलग अलग जगहों पर अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं और उस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम 12 नौकरशाह,
2 सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, 1 स्टेट लेवल का मंत्री, 2 कैबिनेट मिनिस्टर, ये सारे लोग जिस तरीके से 4.5 घंटे तक विज्ञान भवन में जो लुटियंस के दिल्ली के बीच में मौजूद है और प्रधानमंत्री निवास से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है, यह स्थिति है कि यह इस देश के चंद किसानों को नहीं समझा पाते हैं। और किसान आखिर में कहते हैं सबसे बड़ा हथियार यही है कि मौन धारण कर लो और अपने मौन के संघर्ष के साथ एहसास कराओ कि हम ही ने तुमको चुनकर भेजा है। अड़े हम नहीं हैं, अड़ी ये सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।